टारगेटेड है 70 बीपीएससी के लिए। जो विद्यार्थी 70 बीपीएससी का एग्ज़ाम दे रहा है, 17 नवंबर को एग्ज़ाम का डेट तय कर दिया गया है। फॉर्म अप्लाई शुरू हो गया है, 28 से ही शुरू हो गया है ना। तो उन विद्यार्थियों के लिए ये टारगेटेड है। हेलो नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे आप सभी लोग। जैसा कि हम लोग अभी करेंट अफेयर्स देख रहे हैं, और करेंट अफेयर्स ये टारगेटेड है 70 बीपीएससी के लिए। जो विद्यार्थी 70 बीपीएससी का एग्ज़ाम दे रहा है, 17 नवंबर को एग्ज़ाम का डेट तय कर दिया गया है। फॉर्म अप्लाई शुरू हो गया है, 28 से ही शुरू हो गया है ना। तो उन विद्यार्थियों के लिए ये टारगेटेड है, और जिसमें महत्वपूर्ण जो टॉपिक है, महत्वपूर्ण जो फैक्ट है, उसी का कलेक्शन किया गया है। तो चलिए हम लोग प्रारंभ करते हैं। और ये बहुत सारा प्रश्न यहाँ पे रहेगा जो महत्वपूर्ण है, जो लगता है कि शायद ऐसे पॉइंट बन सकते हैं एग्ज़ाम में, उसी पे हम लोग फोकस कर रहे हैं। चलिए हम लोग प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा, निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा, प्रश्न देखिए, कहता है किस देश के द्वारा, निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा, है ना, पेन ले लिया जाए, किस देश के द्वारा हेम तेंदुआ को आधिकारिक तौर पर, किस देश के द्वारा हेम तेंदुआ को आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया गया। आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया गया, किसे घोषित किया गया, है ना। प्रश्न यहाँ पे बनेंगे, किसे घोषित किया गया, हेम तेंदुआ को घोषित किया गया, कौन सा देश घोषित किया, है ना। तो ये देश हो जाएगा किर्गिस्तान। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाता है। प्रश्न एक बार और देखते हैं। निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा हेम तेंदुआ को, है ना, हेम तेंदुआ को आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया गया है, किस देश के द्वारा, तो ये किर्गिस्तान हो जाएगा। किर्गिस्तान के द्वारा इसको राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग देखेंगे, स्वीडन का राष्ट्रीय पशु, स्वीडन का राष्ट्रीय पशु जो है ना, स्वीडन का राष्ट्रीय पशु यूरेशियन एल्क है। यूरेशियन एल्क है ना, यह एक हिरन की तरह होता है। चीन का राष्ट्रीय पशु विशाल पांडा हो जाएगा, पांडा, और इसे वर्ष 1964 में आधिकारिक तौर पर चीन का राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया। उज्बेकिस्तान का राष्ट्रीय पशु रेत बिल्ली हो जाएगा, और भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है, ये बाघ हो जाता है ना, बाघ हो जाएगा। स्वीडन का यूरेशियन एल्क एक हिरन की तरह है, चीन का राष्ट्रीय पशु विशाल पांडा, उज्बेकिस्तान का रेत बिल्ली, और भारत का बाघ हो जाएगा, भारत का बाघ है। जैसे में यहाँ भी देखते हैं, स्रोत है लेपर्ड, है ना, लेपर्ड पॉपुलेशन असेसमेंट इन इंडिया। रिपोर्ट के अनुसार भारत में 718 हिम तेंदुए की संख्या है, जिसमें लद्दाख में सबसे ज़्यादा है, 477 मिले हैं यहाँ पे। उत्तराखंड में 124, और हिमाचल प्रदेश में 51, अरुणाचल प्रदेश में 36, सिक्किम में 21, और जम्मू कश्मीर में 9 इसकी संख्या हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न हो जाएगा, जनवरी 2024 से, बहुत इम्पॉर्टेंट है, जनवरी 2024 से निम्न में से किस देश ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दी है। कानूनी मान्यता कौन दिया है। जनवरी 2024 से निम्न में से किस देश ने समलैंगिक, है ना, समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दिया है। निम्न में से कौन सा देश हो जाएगा, एस्टोनिया, अर्जेंटीना, फ्रांस या स्वीडन। तो चलिए हम लोग आंसर की बात करते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 32 का आंसर क्या है, सी, फ्रांस ने ये कानूनी मान्यता प्रदान कर दिया है समलैंगिक विवाह को लेकर के, समलैंगिक विवाह को लेकर के, है ना, समलैंगिक विवाह को लेकर के ये घोषणा कर दिया है। चलिए यहाँ पे देखेंगे हम लोग। 2025 को संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया, और 24 को चीन तथा उत्तर कोरिया द्वारा मैत्री वर्ष के रूप में मनाया जाता है। और यहाँ पे देखिए, संयुक्त राष्ट्र ने 2024 को अंतर्राष्ट्रीय ऊँट वर्ष, ये पूछा जाता है कभी कभी, ऊँट वर्ष 2024 में, है ना, किसने मनाया, तो संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2024 को अंतर्राष्ट्रीय ऊँट वर्ष घोषित कर दिया। 23 को
संयुक्त राष्ट्र ने मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया। और वर्ष 2022 को संयुक्त राष्ट्र ने कलात्मक मत्स्य पालन और एक्वा कल्चर का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया था। 2021 को देखिए तो संयुक्त राष्ट्र ने फलों और सब्जियों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया था 2021 में। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। वर्ष 2024 को चीन ने निम्न में से किस देश के साथ मैत्री वर्ष के रूप में माना है ना। वर्ष 2024 को चीन ने निम्न में से किस देश के साथ मैत्रीपूर्ण वर्ष के रूप में मना रहा है, किसके साथ मना रहा है? तो ये उत्तर कोरिया के साथ जो है यह मना रहा है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाता है, उत्तर कोरिया के साथ हो जाएगा। 2025 को हम लोग देखेंगे तो 2025 को संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया है ना। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष जो है यह घोषित करता है। और वर्ष 2024 को चीन और उत्तर कोरिया द्वारा मैत्री वर्ष के रूप में मनाया जाता है, 2024 से मनाया गया। और यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2024 को अंतर्राष्ट्रीय ऊंट वर्ष घोषित किया। और 2023 को संयुक्त राष्ट्र ने मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया। और 2022 को संयुक्त राष्ट्र ने कलात्मक मत्स्य पालन और एक्वा कल्चर का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है ना। और 2021 को संयुक्त राष्ट्र ने फलों और सब्जियों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। चलिए यहाँ पे हम लोग आते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लक्षद्वीप के कवारती में, चलिए यही प्रश्न हो जाएगा है ना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लक्षद्वीप के कवारती में कोची लक्षद्वीप समूह साबरमती है ना। चलिए वाइट ले लेते हैं। सबरीन ऑप्टिकल कोची लक्षद्वीप समूह है सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन परियोजना का उद्घाटन किया है। और परियोजना की कुल लिंक की दूरी पूछा जा रहा है कि कितना किलोमीटर हो जाता है ना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लक्षद्वीप के कावरती में कोची लक्षद्वीप समूह पर सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन परियोजना का उद्घाटन किया। पूछा जा रहा है कि यह कितने किलोमीटर का हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे 1868 किलोमीटर हो जाएगा। इसका आंसर क्या है? सी हो जाएगा, 1868 किलोमीटर हो जाएगा। 3 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लक्षद्वीप के कवारती में कोची लक्षद्वीप समूह सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन परियोजना का उद्घाटन किया। और परियोजना की कुल लिंक दूरी 1868 किलोमीटर हो जाता है। इस परियोजना के तहत कोची से 11 लक्षद्वीप द्वीपों तक सबमरीन केबल कनेक्टिविटी का क्या हो जाएगा? विस्तार किया जा सकता है। और भारत का सबसे छोटा संघ राज्य क्षेत्र लक्षद्वीप एक द्वीप समूह है जिसमें 32 किलोमीटर के क्षेत्र वाले 36 द्वीप हो जाते हैं। और सभी द्वीपों को केरल के तटीय शहर कोची से 220 से लेकर के 440 किलोमीटर दूर अरब सागर में यह सब क्या है? स्थित हो जाता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कुल द्वीप की संख्या 836 हो जाती है, 836 हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाल ही में भारत निम्न में से किस देश के बीच मुक्त संचरण व्यवस्था पर पुनर्विचार किया है? हाल ही में कौन भारत निम्न में से किस देश के बीच मुक्त संचरण व्यवस्था पर पुनर्विचार किया है? तो किस देश के साथ किया है? इसका आंसर हो जाएगा ए, म्यांमार के साथ भारत ने मुक्त संचरण व्यवस्था पर पुनर्विचार किया है। मुक्त संचरण व्यवस्था है ना, ये हो जाएगा मुक्त संचरण व्यवस्था दोनों देशों के बीच एक पारस्परिक रूप से सहमत व्यवस्था हो जाएगा जो सीमा के दोनों ओर रहने वाले जनजातियों को बिना वीज़ा के दूसरे देश के अंदर 16 किलोमीटर तक यात्रा करने की अनुमति देती है ना। ये हम लोग FMR जो देखते हैं मुक्त संचरण व्यवस्था, इसके तहत दोनों देशों के बीच में 16 किलोमीटर तक वो लोग यात्रा कर सकते हैं बिना वीज़ा का। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे 36 नंबर, इंडिया आउट अभियान मालदीव की धरती पर निम्न में से किस देश की सेना की मौजूदगी के खिलाफ चलाया गया? इंडिया आउट अभियान मालदीव की धरती पर निम्न में से किस देश की सेना की मौजूदगी के खिलाफ इसे चलाया गया? तो क्या हो जाएगा?
बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आंसर ए हो जाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा। भारत के खिलाफ यह चलाया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है यह प्रश्न। आप इंडिया आउट अभियान मालदीव की धरती पर भारतीय सेना की मौजूदगी के खिलाफ है और यह मोइजू की जीत को इंडिया आउट कैंपेन की जीत के तौर पर देखा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर टिप्पणी करने वाले मालदीव के राजनेता हो जाएंगे और मालदीव की महिला मंत्री मरियम शिवना और डिप्टी मिनिस्टर जो है मालसा शरीफ और अब्दुल्ला महजूम माजिद हो जाएंगे। नोट में यहाँ पे देखते हैं मालदीव 1190 यहाँ पे प्रवाल द्वीपों और 20 से अधिक एटोल में सामूहिक रेत के तटों का एक द्वीप समूह है, जबकि लक्षद्वीप जो है 32 किलोमीटर में फैले 36 द्वीपों का एक समूह हो जाता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हम लोग यहाँ पे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक के लक्ष्यों में शामिल है? कौन हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक के लक्ष्यों में शामिल हो जाता है? तो क्या हो जाता है इसमें? देखिए 1 2 3 4 5 हो जाएगा, यानी कि बैंक खाते, मातृ स्वास्थ्य हो जाएगा, है ना, स्कूली शिक्षा के वर्ष हैं, खाना पकाने का ईंधन है, स्कूल में उपस्थिति। यानी कि सही उत्तर का चयन अगर हम लोग करेंगे 1 2 3 4 5 हो जाएगा। इसका आंसर क्या है? सी हो जाता है। 1 2 3 4 5 आंसर हो जाएगा, इसका सी आंसर है। 15 जनवरी 2024 को नीति आयोग के द्वारा वर्ष 2004-5-6 से भारत में बहुआयामी गरीबी नामक एक चर्चा पत्र जारी किया गया और राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक के सभी 12 संकेतकों में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। भारत में बहुआयामी गरीबी वर्ष 2013-14 में 29.17% से घट करके वर्ष 2022-23 में 11.28% रह गई है और इस अवधि में लगभग 24.82 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। गरीबी रेखा से बाहर निकलने वाले लोगों की संख्या में पहला स्थान उत्तर प्रदेश का है 5.94 करोड़ लोगों को। दूसरा स्थान बिहार का हो जाएगा, दूसरा स्थान बिहार का है 3.77 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकला है और तीसरा स्थान मध्य प्रदेश का है 2.30 करोड़ लोग। पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा बिहार, तीसरा मध्य प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे, हाल ही में निम्नलिखित में से किस एक पुरातात्विक उत्खनन से 1400 ईसा पूर्व की मानव बस्ती के प्रमाण यहाँ पे मिले हैं? हाल ही में निम्नलिखित में से किस एक पुरातात्विक उत्खनन से 1400 ईसा पूर्व की मानव बस्ती के प्रमाण यहाँ पे मिले हैं? तो क्या हो जाएगा? वडनगर हो जाता है। इसका आंसर क्या है? सी हो जाएगा, वडनगर हो जाता है, यहाँ से मिले हैं। तो हाल ही में गुजरात के वडनगर में, ये वडनगर कहाँ है पूछा जा सकता है, तो गुजरात में है। वडनगर में एक पुरातात्विक उत्खनन से 1400 ईसा पूर्व की मानव बस्ती के प्रमाण मिला है और उत्खनन से 7 सांस्कृतिक चरणों अवधि की जानकारी भी मिलती है, जिनमें मौर्य, इंडो ग्रीक, इंडो सिथियन, हिंदू श्रीलंकी सल्तनत, मुगल एवं गायकवाड़ ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन शामिल है जो आज तक विद्यमान है। इसी कारण उत्तर वैदिक पूर्व बौद्ध और महाजनपद अथवा कुलीन गणराज्य काल के समय का माना जा रहा है और यह बस्ती 1400 ईसा पूर्व की हो सकती है, जो अंध युग की धारणा को चुनौती देती है। अंध युग को सिंधु घाटी सभ्यता के पतन और भारतीय इतिहास में लौह युग एवं गंधार, कौशल तथा अवंती जैसे शहरों के उद्भव के बीच की अवधि को दर्शाया जाता है। इसकी खोज ने पुनः भारत में पिछले 5500 वर्षों से सांस्कृतिक निरंतरता की पुष्टि किया गया है ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पे 39 नंबर, भारतीय नौसेना को अपना पहला स्वदेशी मध्यम ऊंचाई वाला लंबा ड्रोन मानव रहित हवाई वाहन प्राप्त हुआ। इसका नाम क्या है ना, इसका नाम क्या रखा गया है? यानी कि भारतीय नौसेना को अपना पहला स्वदेशी मध्यम ऊंचाई वाला लंबा जो ड्रोन है, मेल जिसको हम लोग बोलते हैं, मानव रहित हवाई वाहन प्राप्त हुआ। इसका नाम क्या है? तो दृष्टि 10 स्टारलाइन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, है ना। दृष्टि 10 स्टारलाइन इसका नाम हो जाता है, ये आंसर इसका है। तो भारतीय नौसेना को अपना पहला स्वदेशी मध्यम ऊंचाई वाला लंबा मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग
एड्योरेंस 6000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ सकता है और ड्रोन दृष्टि 10 स्टार लाइन मानव रहित हवाई वाहन हो जाएगा। इस पोरबंदर नौसेना बेस पर तैनात किया गया है और यह ड्रोन 30,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है और DRDO द्वारा विकसित प्रमुख मानव रहित विमान जो लक्ष्य है, रुस्तम है, निशांत है आदि हो जाता है। यह DRDO के लिए तैयार किया गया है। DRDO ने इसको क्या किया, तैयार किया। हाल ही में तिरुवनंतपुरम में लाल बहादुर शास्त्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर वुमेन के छात्रों द्वारा किस नैनो उपग्रह लॉन्च किया है ना। हाल ही में तिरुवनंतपुरम में लाल बहादुर शास्त्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर वुमेन के छात्रों के द्वारा कौन सा नैनो उपग्रह लॉन्च किया गया है। तो ये नैनो उपग्रह जो है VSAT हो जाएगा। इसका आंसर C है, VSAT हो जाएगा। तो 1 जनवरी 2024 को तिरुवनंतपुरम में लाल बहादुर शास्त्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर वुमेन के छात्रों के द्वारा VSAT वुमेन है ना इंजीनियर्ड सैटेलाइट नामक नैनो उपग्रह लॉन्च किया गया और 1.4 किलोग्राम वजनी VSAT को इसरो के PSLV-C58 से लॉन्च किया गया। इतना भी याद रखिएगा तो प्रश्न आपसे बन जाएगा, बस ये इंपॉर्टेंट है। VSAT का निर्माण LBS कॉलेज के सहायक प्रोफेसर डॉक्टर लीजी अब्राहम के नेतृत्व में 30 से अधिक छात्रों ने किया। इसका उद्देश्य क्या है, तो केरल में जलवायु परिवर्तन पर पराबैंगनी विकिरण के प्रभाव की निगरानी करना इसका उद्देश्य हो जाता है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों को।